गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। फिर आ गए बस तुरंत 5 मिनट के अंदर आपके लिए जो है फिर एक नया चैप्टर आ गया है, पॉलिटिकल पार्टीज। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या बताया था आपको कुछ देर पहले कि अभी जो है हम लोग एक चैप्टर जो पॉलिटिकल पार्टी है इसका टॉपिक 1 आज पढ़ेंगे और टॉपिक 2 कब पढ़ेंगे, कल। ठीक है, तो यही एक चैप्टर है जिसमें आपको 2 दिन लग रहे हैं। बाकी सारे चैप्टर्स आपको हम एक ही दिन में 2 टॉपिक में क्लियर करवा दिए हैं, लेकिन इस चैप्टर में 2 दिन लगेगा क्योंकि इस चैप्टर का नोट्स ही 50 पेज का है। तो 50 पेज का नोट्स नहीं है, उसमें कुछ फोटोज भी है। तो बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी का एक्सप्लेनेशन पॉलिटिकल पार्टीज का टॉपिक 1। जल्दी से लाइव आ जाइए और एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 1 वन शॉट, फिर आ गया आपका टॉपिक 1, फिर आ गया इंट्रोडक्शन और फिर आ गया ये फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक क्या लिखा हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज। लिखा है कि पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कोऑर्डिनेट्स कैंडिडेट्स टू compete in a particular country's election। मतलब पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है कैंडिडेट्स के बीच ताकि क्या कर सके, वो अपने ही कंट्री में कॉम्पीट कर सके। कॉम्पीट का मतलब क्या, कॉम्पीट का मतलब क्या, कंपटीशन कर सके बाकी दूसरे पार्टी से, ताकि वो पार्टी सामने वाले पार्टी से जीत जाए। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, समझ में आ गया। नहीं समझ में आएगा तो तुरंत कमेंट करके बताएंगे सर ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, वो फिर से बताया जाएगा। जो लोग आ गए हैं चैनल पे लाइव वो लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, और कमेंट में अपना प्रेजेंट भी लगाएंगे कि कौन कौन आ चुके हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट्स आखिर हैं क्या। तो पॉलिटिकल पार्टीज के मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। लीडर्स, लीडर्स का मतलब जो उस पार्टी का सबसे फेमस पर्सन है, ठीक है, जो उस पार्टी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो लीडर्स कहलाएगा। एक्टिव मेंबर्स जो उस पार्टी के लिए काम करते हैं, ठीक है, जो उस पार्टी के लिए वर्क करेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव मेंबर्स। और कुछ ऐसे भी पब्लिक होते हैं जो उस पार्टी को फॉलो करते हैं, उनको हम लोग बोलेंगे फॉलोअर्स। तो 3 कंपोनेंट्स है पॉलिटिकल पार्टीज के, ये आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या है। तो कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन है, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स। समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब लिखा हुआ है नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी का जरूरत क्या है, तो लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट डाइवर्स इंटरेस्ट एंड आइडियोलॉजी। अब ये क्या करेगा, अलग अलग लोगों के इंटरेस्ट, अलग अलग आइडियोलॉजी को फॉलो करेगा। कॉन्टेस्ट एंड ऑर्गेनाइज इलेक्शन, अब ये क्या करेगा, इलेक्शन ऑर्गेनाइज करवाएगा ताकि एक पार्टी दूसरे पार्टी से कॉम्पीट करके आगे आए और कंट्री के गवर्नमेंट को रन करवाए। फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, वही बात है। सेफ एंड इंप्लीमेंट पब्लिक पॉलिसीज, पब्लिक के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज लाएगा। इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, और जो भी वर्क करेगा वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करे। ठीक है, कोई भी करप्ट कंडीशन नहीं होना चाहिए, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का नीड है। लेकिन तब भी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी करप्शन कर रहा है मतलब ये उसके लिए अच्छा नहीं है। फिर लिखा हुआ है फॉस्टर सिटीजंस पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, जितने भी सिटीजंस हैं उनको डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने के लिए बढ़ावा देगा। प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड कोहेजन इन गवर्नेंस, मतलब ये जो है पूरे गवर्नमेंट को रन करवाने में सारे एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेबल करेगा ताकि जो भी वर्क हो रहे हैं, नए पॉलिसीज आ रहे हैं, इंप्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है, वो स्टेबल बने रहे। फिर लिखा हुआ है कि ब्रिज द गैप बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजंस, ये लोगों के और गवर्नमेंट के बीच के गैप को कम करता है। इनकरेज पॉलिटिकल एजुकेशन एंड अवेयरनेस, और लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन देता है और उन लोगों को वो पार्टी ज्वाइन करने के लिए भी बढ़ावा देता है और उनके लिए एक नया पार्टी भी बनाने के लिए बढ़ावा देता है। फैसिलिटेट डिबेट एंड कंसेंसस बिल्डिंग, अब जो पार्टी जितना अच्छा डिबेट कर सकता है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कर सकता है, प्लस उसका मैनिफेस्टो अच्छा होना चाहिए, और अगर वो पार्टी पिछले इलेक्शन में जीता है तो उसका रिकॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए, तब वो पार्टी एक गुड पार्टी होगा और आने वाले इलेक्शन में जीत सकेगा। तो ये है नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, हम लोग को पॉलिटिकल पार्टी का जरूरत क्यों है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से क्या कीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज के नीड को एक बार फिर से रीडिंग कर लीजिए जल्दी से, और नहीं आ रहा है तो कोई पॉइंट को बताइए। बताइए बताइए जल्दी बताइए, कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है इसमें। इसमें से आप अगर क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप इसमें से कोई भी 5 पॉइंट एक्सप्लेन कर देंगे।
ठीक है, कितने पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे? कोई भी 5। इसमें कितने लिखे हुए हैं? 4, 5, 6, 7, 8 और 10 लिखे हुए हैं। कोई भी 5 एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी तक कोई कमेंट नहीं आया, मतलब ठीक है, टॉपिक क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी पार्टीज शुड बी हैव। हम लोग के पास कितना पार्टी है? तो लिखा है वन पार्टी सिस्टम। हम लोगों के पास एक वन पार्टी सिस्टम है। टू पार्टी सिस्टम भी है, मल्टी पार्टी सिस्टम भी है। मतलब क्या है कि हम लोग के कंट्रीज में और बाकी वर्ल्ड में और जो कंट्रीज है वो या तो वन पार्टी सिस्टम फॉलो करती है, या तो टू पार्टी सिस्टम फॉलो करते हैं, या तो फिर मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो करते हैं। वन पार्टी सिस्टम एग्जांपल क्या है? चाइना में पार्टी का नाम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। टू पार्टी सिस्टम एग्जांपल के लिए यूएसए और यूके, मतलब अमेरिका और इंग्लैंड में। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब जिस कंट्री में ढेर सारी पार्टीज हैं, तो इंडिया एक इसका अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी पार्टीज हैं। इसको हम लोग मल्टी पार्टी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे तो वो उसका एक्सप्लेनेशन है। क्या है? एक्सप्लेनेशन। क्या लिखा है? इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। मतलब कुछ कंट्रीज में सिर्फ एक ही पार्टी होती है पूरे गवर्नमेंट को रन करने के लिए, उन्हीं को हम लोग वन पार्टी सिस्टम बोलते हैं। दिस सिस्टम इज नॉट गुड कंसीडर्ड एज अ गुड ऑप्शन फॉर डेमोक्रेसी। लेकिन ये सिस्टम लोगों के लिए या डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही पार्टी होता है। हम लोग को यस या नो बताना है, किस पार्टी को लोग चुनेंगे या तो नहीं। हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि नहीं, जैसे इंडिया में बीजेपी को नहीं चुनना है चलिए कांग्रेस को चुन लेते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन वहां नहीं होता है। टू पार्टी सिस्टम में क्या होगा? सिर्फ दो ही पार्टी रहेंगे, उसको हम लोग टू पार्टी सिस्टम बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताए थे, एक यूएसए और एक कौन सा था? यूएसए और इंग्लैंड इसका एग्जांपल था, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, नेक्स्ट बहुत सारे फिर क्या लिखा हुआ है? कुछ कंट्री में बहुत सारी पार्टीज होती है, उसमें ज्यादा पावर्स होते हैं उन सबके पास। वो लोग कोalition गवर्नमेंट बना सकते हैं, उनको हम लोग मल्टी पार्टी सिस्टम बोलेंगे, जैसे इंडिया। ठीक, वन सेवरल पार्टीज। अब यहाँ पर कोalition गवर्नमेंट के बारे में बताना है कि जब बहुत सारे छोटे या बड़े पार्टीज मिलकर गठबंधन कर लेते हैं। गठबंधन का मतलब क्या? वो पार्टीज मिलकर एक ग्रुप बना लेंगे ताकि वो लोग गवर्नमेंट रन करवाने के लिए इलेक्शन में एक अच्छे क्वांटिटी से जीत सके, अच्छे वोटों से जीत सके। उस गवर्नमेंट को हम लोग कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, कोalition गवर्नमेंट अभी आगे भी आएगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब आ गया क्या? फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी के क्या क्या फंक्शन होते हैं, अभी हम लोग देखें कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, कंपोनेंट्स क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के, नीड क्या है पॉलिटिकल पार्टी का, वन पार्टी सिस्टम क्या है, टू पार्टी सिस्टम क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में क्या लिखा हुआ है? ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट कराता है, सेम वही सारा पॉइंट जो नीड है वही उसका फंक्शन है। ठीक है, पब्लिक के जितने भी ओपिनियन है उनको नजर में रखता है। ठीक है सर, थोड़ा माइक फट रहा है। अच्छा ठीक है, अब ठीक है, माइक वहीं रखा गया था। फिर लिखा हुआ है कि हेल्प पीपल टू एक्सेस गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। मतलब लोगों का ये हेल्प करेगा ताकि गवर्नमेंट मशीनरी और वेलफेयर स्कीम्स लोगों को मिल सके, ताकि वो अपने कंट्री में अच्छे तरीके से सर्वाइवल कर सके, चाहे वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो चाहे पॉवर्टी लाइन के नीचे। फिर लिखा है पार्टीज विच में लूज द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन। मतलब जो पार्टी इलेक्शन हार जाती हैं, ठीक है, वो भी वर्क करेंगी किसका? ऑपोजिशन पार्टी का। किसका? जैसे ये रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी अभी कौन है? एनडीए। ठीक है, और अपोजिशन पार्टी कौन है? इंडिया अलायंस। ठीक है, जिसमें इनमें मेन पार्टी किनका है? कांग्रेस का, राहुल गांधी का, और इसमें मेन पार्टी है बीजेपी, मतलब नरेंद्र मोदी का। ठीक, तो ये अगर जीत गए तो ये रूलिंग पार्टी, ये हार गए तो अपोजिशन पार्टी। तो जब ये जीत जाएंगे तो इलेक्शन के टाइम में ये जो मैनिफेस्टो हम लोग को बोले थे कि हम आपके लिए ये वर्क करेंगे, तो ये ऑपोजिशन पार्टी उन रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट्स को बार बार रिमाइंडर देगा कि आप जो है पब्लिक के लिए ये वर्क करने के लिए बोले थे और अभी तक नहीं किए हैं। तो इसीलिए ऑपोजिशन पार्टी हम लोगों के लिए अच्छा काम करता है। फिर क्या लिखा हुआ है? फॉर्म्स एंड रन द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। मतलब ये अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट बनाएगा और उसको रन भी करवाएगा।
प्ले अ डिसिसिव रोल इन फॉर्मुलेटिंग लॉज ऑफ द कंट्री, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ताकि कंट्री में जितने भी लॉज बन रहे हैं, जो पास हो रहे हैं, जो इंप्लीमेंट हो रहे हैं, वो अच्छे हों, पब्लिक को उन लॉज से फायदा हो ना कि नुकसान हो। तो ये सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ध्यान में रखते हैं। फिर पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, ये बहुत सारे पॉलिसीज और प्रोग्राम लाते रहते हैं ताकि कंट्री में जो रिच सेक्टर है या पुअर सेक्टर है, ठीक है, रिच सोसाइटी और जो पुअर सोसाइटी के लोग हैं, वो सारे लोग अपने कंट्री में इजीली सर्वाइव कर सके, ठीक है, उनको फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग का कोई दिक्कत ना हो, एजुकेशन भी मिले, हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी मिले। तो ये सारे वर्क, ये सारे फंक्शन किसके हैं? पॉलिटिकल पार्टीज के। आ गया समझ में? क्लियर है सबको? क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ गया, क्या लिखा हुआ है? चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या क्या चैलेंज है? तो लिखा हुआ है कि एवरी मेंबर ऑफ द पार्टी डज नॉट हैव अ चांस टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, मतलब जो भी पार्टी में सारे कैंडिडेट हैं, तो सारे कैंडिडेट को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा हायर अथॉरिटी पे मिनिस्टर्स बैठे रहते हैं, सिर्फ उन्हीं को ये चांस मिलता है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि एवरी मेंबर इज नॉट कंसल्टेड बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, मतलब सारे मेंबर्स को डिसीजन लेने के पहले कंसल्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आप देखे होंगे डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी, तो इसमें क्या था, गवर्नमेंट के जो हायर अथॉरिटी के मिनिस्टर्स हैं उनको पता था, लेकिन जो लोअर अथॉरिटी के मिनिस्टर्स हैं, जो एक्टिव मेंबर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उन सबको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। देयर इज नो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मेंबर्स, मतलब यहां कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जिसमें वो कैंडिडेट अगर अपने आप को उस पार्टी में रजिस्टर कराना चाहता हो, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पावर रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू टॉप लीडर्स, पावर जो है सिर्फ टॉप लीडर्स के हाथ में होता है। ठीक है, जो मिडिल ऑर्डर के लीडर्स हैं, जो लोअर ऑर्डर के लीडर्स हैं, उन सबको ज्यादा पावर या बिल्कुल पावर नहीं मिलता है। who do not consult ordinary members, मतलब वो ऑर्डिनरी मेंबर से कंसल्ट ही नहीं करते हैं, मतलब जो हायर अथॉरिटी के मिनिस्टर है और जो लोअर अथॉरिटी के मिनिस्टर है, कभी आपस में कंसल्ट नहीं करते हैं। ऑर्डिनरी मेंबर हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल वर्किंग ऑफ द पार्टी, सही बात है। अब जो लोअर मेंबर्स होंगे, ठीक है, जो लोअर लेवल के मिनिस्टर्स हैं या मेंबर्स हैं, उन सबको पार्टी के इंटरनल वर्किंग मॉड्यूल के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता है। तो ये चैलेंजेस हैं, ठीक है, डीमेरिट्स हैं किसके? पॉलिटिकल पार्टीज के। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग पहुंच जाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट टॉपिक पे? लिखा है डायनेस्टिक सक्सेशन, ये उसी का पार्ट है। ठीक है, चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज का ही ये पार्ट है। वो फर्स्ट था, ये सेकंड है। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब क्या होता है? लिखा हुआ है कि विद पावर इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू टॉप लीडर्स ऑल पार्टीज पोजीशन गो टू देयर फैमिली मेंबर्स, दीज मेंबर्स में नॉट बी क्वालिफाइड और हैव द एबिलिटी टू होल्ड देयर पोजीशंस। मतलब जैसे मान लेते हैं कि एक मिनिस्टर है, अब एक मिनिस्टर के घर पे जो फैमिली मेंबर्स है, ठीक है, उनके जो चिल्ड्रन है, मतलब या तो डॉटर है या तो सन है, तो वो मिनिस्टर क्या करते हैं, जब हायर अथॉरिटी में होते हैं तो वो अपने ही घर के किसी मेंबर को एक मिनिस्ट्री का पोस्ट दे देते हैं। ठीक है, लेकिन वो पर्सन उस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड है कि नहीं, वो उस वर्क को अच्छे से कर पाएगा कि नहीं, ये पता नहीं होता है, जिसके वजह से बाहरी जो अच्छे मेंबर्स वर्क कर रहे हैं उनको चांस नहीं मिलता है। ये भी एक चैलेंज है। मनी एंड मसल पावर, तो लिखा हुआ है कि जिस पार्टी के पास जितना ज्यादा मनी होगा, जितना ज्यादा मसल पावर, मतलब जितने ज्यादा लोग होंगे, वो पार्टी इलेक्शन जीतने का चांस ज्यादा रखता है। और जिन पार्टी के पास पैसे कम है, मेंबर्स कम है, तो उन पार्टी का जीतने का चांस कम हो जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट, इसमें एक और पॉइंट आएगा। चौथा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि द मीनिंगफुल चॉइस टू अदर्स। लिखा मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हैव द सेम फंडामेंटल एंड आइडियोलॉजिक इशूज, मतलब जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं लगभग सबका फंडामेंटल और आइडियोलॉजिक इशूज क्या होता है? सेम होता है। वोटर डू नॉट हैव अ मीनिंगफुल चॉइस, वोटर के पास ज्यादा चॉइस नहीं है। इवन लीडर कीप चेंजिंग पार्टीज thus कंफ्यूजिंग द वोटर, मतलब लीडर तो हमेशा पार्टी बदलते रहते हैं, उनको जहां पर ज्यादा मन करता है, जहां उनको ज्यादा पैसा मिलता है, वो उस पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। देखिए, तो उस कंडीशन में जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी प्रॉब्लम होता है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पब्लिक को होता है कि वो वोट किसको दें।
तो इसीलिए ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगा कि जो भी मीनिंगफुल चॉइस है कि हमको चुनना किसको है, ये हमारे लिए हमेशा एक प्रॉब्लम और कंफ्यूजन ही रहता है। ठीक है, तो इसीलिए ये सारे चैलेंजेस है पॉलिटिकल पार्टीज के, या तो हम लोग इसको मल्टी पार्टीज का डीमेरिट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डीमेरिट्स ऑफ मल्टी पार्टीज। ठीक है, क्लियर है, आ रहा है समझ में सबको? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या लिखा हुआ है कि नेशनल पार्टी क्या होता है। अब दो टाइप के पार्टी हम लोग को पढ़ने हैं इंडिया में, एक है नेशनल पार्टी और एक है रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टी का दूसरा नाम क्या है? स्टेट पार्टीज। तो लिखा है कि पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% वोट इन द टोटल वोट इन लोकसभा, मतलब एक ऐसा पार्टी जिसको लोकसभा के इलेक्शन में 6% वोट मिलता हो, या असेंबली इलेक्शन में 4 स्टेट्स में लगभग 4 सीट्स मिलता हो, उस कंडीशन में वो पार्टी एक नेशनल पार्टी कहलाएगी। ठीक है, मतलब 6% वोट लोकसभा इलेक्शन में या अलग अलग 4 स्टेट में 4 सीट उन सबको चाहिए, तब वो पार्टी नेशनल पार्टी कहलाती है। अब नेशनल पार्टी तो कहला गई, तो इंडिया में नेशनल पार्टी है कौन कौन से? तो ये यहां पर कुछ आपको फोटोज लगे हुए हैं, आप इससे पढ़ सकते हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये सारे इंडिया में अभी नेशनल पार्टीज हैं। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आ गया? तो ये नेशनल पार्टीज का फोटो आप लोग अच्छे से क्लिक कर लेंगे या कॉपी पे लिख लेंगे। एग्जाम में एमसीक्यू में आता है, डायरेक्ट पार्टी का नाम दिया रहेगा, पूछ लेगा क्या है ये, रीजनल पार्टी है कि नेशनल पार्टी है, तो आपको कम से कम कुछ का नाम तो पता होना ही चाहिए। तो ये नेशनल पार्टीज के नेम है उनके सिंबल्स के साथ। अब यहां और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग देख लेंगे। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट है। ठीक है, जो मार्क्सिज्म फॉलो करते हैं, तो इनके सिंबल में यहां पर देख लेंगे, ये हथौड़ी और एक स्टार का डिफरेंस है, और यहां पर जो है क्या है? वीड्स है। ठीक, तो इस पे ध्यान देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? फंक्शन क्या है नेशनल पार्टीज के? तो नेशनल पार्टीज के फंक्शन में क्या लिखा हुआ है? नेशनल पार्टीज के फंक्शन में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि फंक्शन ऑफ नेशनल पार्टीज में फर्स्ट, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो इलेक्शन कंटेस्ट करेगा कैंडिडेट्स को आगे रख के। सही बात है, जैसे बीजेपी का इलेक्शन, मतलब लोकसभा इलेक्शन हुआ, तो एनडीए की तरफ से बीजेपी की तरफ से आगे कौन आया? नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो वो क्या है? कैंडिडेट बन गए जो उस पार्टी को रिप्रेजेंट किए कि अगर ये पार्टी जीतेगा तो प्राइम मिनिस्टर वही बनेंगे। ठीक है, सेकंड लिखा है कि इन कंट्रीज लाइक द यूएसए, लेकिन यूएसए में क्या होता है? कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड बाय मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ए पार्टी। अब इंडिया के अलावा बाकी कंट्रीज में जितने भी पार्टीज के मेंबर कैंडिडेट चुने जाएंगे वो वहां सेलेक्ट किए जाएंगे और वहां के पार्टी के सपोर्टर्स के थ्रू चुने जाएंगे। ऑन द अदर हैंड इन कंट्रीज लाइक इंडिया कैंडिडेट्स आर चूजन बाय द टॉप पार्टी लीडर। सही बात है, अभी फर्स्ट में ही बताएं कि इंडिया में जो भी कैंडिडेट्स चुने जाते हैं वो सिर्फ टॉप लीडर्स के थ्रू चुने जाते हैं। ठीक है, उनमें कोई सिलेक्शन कोई सपोर्टर्स से मतलब नहीं होता है। और भी फंक्शन है, क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट? कि एवरी पार्टी हैज डिफरेंट पॉलिसीज, हर पार्टी का अपना अलग पॉलिसी, अपना अलग प्रोग्राम होता है। तो वोटर मेक अ चॉइस इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसीज, तो वोटर्स के पास ये चॉइस होता है कि किस पार्टी का पॉलिसी और प्रोग्राम अच्छा है तो हम लोग उसको चुन सकते हैं। फिर लिखा है कि इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैज सर्टेन सिमिलर ओपिनियंस ग्रुप टुगेदर एंड फॉर्म अ पार्टी देन गिव अ डायरेक्शन टू द पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्री में एक लार्ज ग्रुप बन जाता है, कम्युनिटी बन जाता है, और वो कम्युनिटी अपना डिमांड उस पार्टी के सामने रखता है कि पब्लिक का ये डिमांड है, तो उस पार्टी को उस ग्रुप के लोगों का डिमांड पूरा करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि समाज के या सोसाइटी के ज्यादातर लोगों का डिमांड वही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया है अब क्या आ गया है? रीजनल या तो स्टेट पार्टी। कैसे पहचानेंगे हम लोग कि कोई भी पार्टी रीजनल पार्टी है या तो फिर स्टेट पार्टी है? तो सेम उसमें क्या था? 6% लोकसभा में सीट चाहिए, बाकी 4 स्टेट में 4 सीट चाहिए। इसमें क्या लिखा हुआ है कि कोई भी पार्टी जो एटलीस्ट 6% सीट ले आएगा, कहां पर? लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब विधानसभा में, और विंस एटलीस्ट 2 सीट्स इन द लेजिस्लेटिव, और अगर 2 सीट जीत जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, या तो कितना परसेंट? या तो 6% या तो 2 सीट, तो वो कहलाएगा रीजनल पार्टी।
ठीक है, रीजनल पार्टी मतलब स्टेट पार्टी। अब कौन कौन से पार्टीज हैं, कौन कौन से पार्टीज इंडिया में है जो स्टेट पार्टी है? एपीसी है, एपीजीए है, आम आदमी पार्टी है, एडीसी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, ठीक है, जनमुख पार्टी। इसके अलावा भी बहुत सारे पार्टीज हैं, जैसे फेमस पार्टीज के नाम लिख दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आते हैं। एक है मिजो, ठीक है, मिजो, एक है सिक्किम, और एक कौन सा है? बीजू, बीजू, और एक कौन सा है? तेलंगाना। तेलंगाना है कि तमिलनाडु है? तमिलनाडु राष्ट्र समिति, तमिलनाडु है, तेलंगाना नहीं है, ठीक है, तमिलनाडु राष्ट्र समिति, ये हो गया एक पार्टी तमिलनाडु का। मिजो डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये हो गया मिजोरम का। कहां का? मिजोरम। ये हो गया सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। नेम से ही स्टेट पता चल जाएगा, नेम से ही स्टेट पता चल जाएगा। बीजू जनता दल, ये सारे स्टेट पार्टीज हैं। ये सारे क्या है? स्टेट पार्टीज हैं। मिजो डेमोक्रेटिक फ्रंट, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, बीजू जनता दल और तमिलनाडु राष्ट्र समिति, ये सारे कौन से पार्टीज हैं? स्टेट पार्टीज, ठीक है। इसके पहले कौन से पार्टीज पढ़े थे हम लोग? इसके पहले कौन से पार्टीज पढ़े थे हम लोग? नेशनल पार्टी, ठीक है। ये रहा नेशनल पार्टी का कंडीशन, ये रहा नेशनल पार्टीज। उसके बाद पढ़े हम लोग फंक्शन ऑफ नेशनल पार्टीज। उसके बाद क्या पढ़े कि रीजनल पार्टी क्या होता है, फिर रीजनल पार्टी में कौन कौन से पार्टीज आते हैं और कौन से एक्स्ट्रा पार्टीज हैं जो रीजनल पार्टीज के ग्रुप है। तो ये सारे एग्जांपल हैं रीजनल या तो स्टेट पार्टीज के। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? ठीक है। अब चलते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ रीजनल पार्टीज के। फंक्शन ऑफ रीजनल पार्टीज क्या क्या है? तो लिखा हुआ है कि इट जनरली ऑपरेट्स विद इन अ स्पेसिफिक स्टेट और स्पेसिफिक रीजन। नाम में ही लिखा है रीजनल पार्टी या स्टेट पार्टी, तो ये सिर्फ अपने स्टेट तक ही सीमित है, ठीक है। ये दूसरे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के फंक्शन में या नेशनल पार्टी के फंक्शन में कोई इंटरप्शन नहीं कर सकता। It particulates regional interest and identifies itself with a particular culture, religious, linguistic और ethnic group। मतलब ये अपने ही स्टेट में रहने वाले डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट एथनिक कॉम्पोजिशन, डिफरेंट कल्चर, उसी को वह कंट्रोल करता है, ठीक है। बाकी नेशनल पार्टी की तरह सारे स्टेट्स पे इसको ध्यान देने का जरूरत नहीं है। ये सिर्फ अपने ही स्टेट के डेवलपमेंट, वहां के लोग, वहां के एथनिक कॉम्पोजिशन, वहां के लैंग्वेज को कंट्रोल करेगा, वहां के लोगों पे ध्यान देगा, सिर्फ स्टेट के बॉर्डर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कि इट इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद एक्सप्लॉइटिंग द लोकल रिसोर्सेज ऑफ दिस कंटेंट और प्रिजर्विंग अ वैरायटी ऑफ प्रीमोडियल डिमांड्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज, कास्ट और कम्युनिटी और रीजन। मतलब ये प्राइमरीली क्या करता है कि अपने ही स्टेट के अंदर के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेगा, यूज करेगा, और अपने ही स्टेट के अंदर जितने भी डिस्प्यूट है, चाहे वो लैंग्वेज बेसिस पे हो, कास्ट बेसिस पे हो, कम्युनिटी बेसिस पे हो, रीजन या रिलीजन बेसिस पे हो, उनको सॉल्व करेगा अपने स्टेट के अंदर। इट फोकसेस ऑन लोकल, फिर वही बात, ये क्या करेगा? लोकल और रीजनल इशू को सॉल्व करेगा, और इसका कोई इंक्लिनेशन नहीं है। It has no inclination to expand and control the central government। अभी बताएं कि इसका बॉर्डर सिर्फ स्टेट तक है, तो ये नेशनल पार्टी या सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्क में और उनके फंक्शन में कोई डिफरेंस, मतलब कोई भी इंटरप्शन नहीं कर सकता। लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि इट हैज अ पॉलिटिकल डिजायर फॉर ग्रेटर रीजनल ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन। मतलब इन सब का डिजायर क्या होता है कि ये ज्यादा से ज्यादा एक से दूसरे स्टेट को भी कवर करना चाहते हैं। ये भी चाहते हैं कि वो नेशनल पार्टी बने। तो जब एक स्टेट में उनका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस स्टेट में समझ जाते हैं सब लोग कि ये पार्टी हम लोग के लिए अच्छा वर्क कर रहा है, तो वो पार्टी अपने अगल बगल के नेबरहुड वाले स्टेट्स में भी वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो वहां भी जीत सके, ठीक है। तो ये सारे स्टेट पार्टी के फंक्शंस हैं। आ गया समझ में? अब यहां पर है आपके सामने नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस में कुछ करना नहीं है। डिफरेंस में क्या करना है? सर कुछ डिस्ट्रक्ट हो रहा है। क्या डिस्ट्रक्ट हो रहा है भाई? ठीक है, नेशनल पार्टीज और रीजनल पार्टीज में तो नेशनल पार्टीज और रीजनल पार्टीज में क्या डिफरेंस है? क्या लिखा हुआ है कि पार्टी दैट सिक्योर, ये तो बताएं अभी हम, इसको बताने की जरूरत है? जरूरत नहीं है। अभी तुरंत बताए थे कि नेशनल पार्टी, कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी कैसे रिकॉग्नाइज होगा? तो 6% सीट लोकसभा में, बाकी 4 स्टेट में 4 सीट,
और रीजनल पार्टी कब होगा? 6% सीट लेजिस्लेटिव असेंबली में और 2 सीट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर वो फुलफिल कर लेता है तो उस कंडीशन में वो रीजनल या स्टेट पार्टी कहलाता है। नेशनल पार्टी जो है 3 से ज्यादा स्टेट में जब वो लोग जीत जाएंगे तब वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं नेशनल पार्टीज। और ये लिखा हुआ है कि इन्फ्लुएंस लेस देन 3 स्टेट, जब 3 से कम स्टेट में रहेंगे तो वो रीजनल पार्टी कहलाएंगे। ये पार्टी जो है नेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में सोचेंगे। जैसे नेशनल पार्टीज का एग्जांपल इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये सारे फुल फॉर्म बता रहे हैं आपको हम, ठीक है। और ये पार्टीज ऐसे हैं जो सिर्फ स्टेट पार्टी के इंपॉर्टेंस को ध्यान देंगे, स्टेट के अंदर के डेवलपमेंट को ध्यान देंगे। तो एग्जांपल के लिए समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, डीएमके, ये सारे पार्टीज हैं जो रीजनल पार्टीज के कैटेगरी में आते हैं। तो ये था रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी के बीच का डिफरेंस। अब चलते हैं हम लोग आज के टॉपिक के लास्ट पॉइंट पर, ठीक है, लास्ट पॉइंट पर, ठीक है, लास्ट पॉइंट यही है, लास्ट पॉइंट यही है। क्या पॉइंट्स लिखा हुआ है कि सम सजेशंस, नहीं, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, पार्टी रिफॉर्म कैसे हो सकते हैं। तो लिखा हुआ है कि द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। मतलब जैसे पहले क्या होता था कि एक पार्टी जैसे जीता और दूसरे पार्टी में थोड़े से ही वोट का डिफरेंस है तो सामने वाला पार्टी जीतने वाले पार्टी में से कुछ मिनिस्टर्स को खरीद लेता था पैसे के दम पर। तो ये गवर्नमेंट क्या किया, बोला कि एंटी डिफेक्शन लॉ, एक बार आप जिस पार्टी में चले गए तो उसके बाद आप पार्टी चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अभी कोई फॉलो ही नहीं करता है, अभी भी पार्टीज में ऐसा चेंजिंग आते रहता है। द सुप्रीम कोर्ट मेड इट मैंडेटरी फॉर every candidate to file an affidavit giving details of his property and criminal cases pending against him। मतलब कोई भी मिनिस्टर, ठीक है, कोई भी कैंडिडेट अगर मिनिस्टर पोस्ट के लिए लड़ रहा है, ठीक है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है, तो उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं होने चाहिए, प्लस उसके सारे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, का कॉपी गवर्नमेंट के पास जमा होना चाहिए एफिडेविट के फॉर्म में। इनकम टैक्स रिटर्न, वो इनकम टैक्स फिल किए हैं कि नहीं, इसका भी डेटा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, तब जाके उसको उस पार्टी का टिकट मिलेगा। तो ये सारे हैं हाउ कैन बी पार्टीज रिफॉर्म, पार्टी कैसे रिफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। फिर सम सजेशंस, अब रिफॉर्म करने का तरीका तो जान गए कि एंटी डिफेक्शन लॉ, एफिडेविट, इनकम टैक्स रिटर्न, ये तो गवर्नमेंट के बताए हुए रूल्स हैं। अब एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि आपका क्या सजेशन है कि आप कैसे जो है पार्टी को रिफॉर्म कर सकते हैं, तो अपना सजेशन भी याद रखेंगे हम लोग। तो अपने सजेशन पे ध्यान देंगे तो क्या लिखा हुआ है कि अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पार्टी के इंटरनल में क्या हो रहा है वो भी कैंडिडेट्स को, एक्टिव फॉलोअर्स को, मेंबर्स को पता होना चाहिए। टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट्स। अब जो भी पार्टीज है तो उसमें से 1/3 सीट कैंडिडेट्स किसको देना चाहिए, वुमेन कैंडिडेट्स को, ठीक है, ताकि उनको भी इक्वालिटी मिल सके, वो भी सोसाइटी में अपना एक पोजीशन बना सके। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, और स्टेट फंडिंग मतलब जो भी पैसा मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को क्या करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उनको पैसा मिलना चाहिए जो कि नहीं मिलता है। फिर देयर आर 2 अदर वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी फॉर्म। तो ये अलग अलग 2 और तरीके हैं जिसकी वजह से हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म कर सकते हैं। अब ये 2 तरीके कौन कौन से हैं ये आपको कमेंट करके बताने हैं। ये तो मेरा सजेशन है 3, आपको 2 सजेशन और बताने हैं जिससे हम लोग पार्टी रिफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है इतना क्लियर है कि नहीं? तो ये था पॉलिटिकल पार्टीज का एक्सप्लेनेशन टॉपिक पार्ट 1। तो आज हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज में टॉपिक्स पढ़े क्या क्या, कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या है पॉलिटिकल पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी का नीड क्यों है, हम लोग को जरूरत क्यों है उसका। नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी में डिफरेंस, नेशनल पार्टी कौन है, क्राइटेरिया क्या है, नेशनल पार्टी का फंक्शन क्या है, स्टेट पार्टी कौन है, क्राइटेरिया क्या है, और स्टेट पार्टी का फंक्शन क्या है। हम लोग जो है कैसे चैलेंजेस को देखेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या क्या चैलेंज है हम लोग वो भी पढ़े हैं। फिर पार्टी कैसे रिफॉर्म होगा, तो इसका 3 कंडीशन जो गवर्नमेंट के थ्रू इशूड है और बाकी 3 कंडीशन जो हम आपको बताए हैं, ठीक है, और 2 कंडीशन आपको सोच के बताने हैं कि पार्टी और कैसे रिफॉर्म हो सकता है। तो ये आज के टॉपिक था लास्ट, मतलब आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक। जितने लोग ये वीडियोस देख रहे हैं तुरंत इस वीडियो को लाइक करेंगे, सबसे पहले लाइक करेंगे सारे लोग, ठीक है, लाइक करेंगे तभी पता चलेगा कि वीडियो अच्छा है कि नहीं।
लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, बस चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कमेंट बिल्कुल नहीं है। कमेंट भी करेंगे तभी कुछ क्लियर होगा कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं। आप एग्जाम में इस क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एसएसटी में आपको 37 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, कैसे? 20 एमसीक्यू, 12 केस स्टडी और 5 मैप से। लेकिन आप 37 सही तो नहीं कर सकते हैं ना, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए एमसीक्यू बनाना पड़ेगा, टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे चैनल पर आपको एक दिन चैप्टर समझाया जा रहा है, दूसरे दिन उसका एमसीक्यू बनाया जा रहा है। जब सारे चैप्टर एक्सप्लेन हो जाएंगे तब केस स्टडी और मैप वर्क भी आएगा। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक्स को समझने के लिए, सारे एसएसटी के चैप्टर्स क्लियर करने के लिए, बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको आना पड़ेगा इस चैनल पर। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल डीजे क्लासेस पर। अब मिलते हैं हम लोग कल, किसके साथ? पॉलिटिकल पार्टीज के टॉपिक 2 के साथ।